हाँ जी दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत अभिनंदन है, स्वागत है स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। तो प्यारे छात्रों, हम लोगों ने जो लास्ट में चर्चा की थी पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पाचन तंत्र जो होता है, उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसका पहला पार्ट मैंने बताया था आपको, सहायक अंग यानी कि सपोर्टिव ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स, और एक थी आपकी आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। ये हम चर्चा कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। सहायक अंग में कौन कौन से थे? इसमें एक आपके दांत आते हैं, यानी कि टीथ आती है इसमें, और एक आपका जीभ यानी कि टंग आती है, दांत, जीभ, और लार ग्रंथियां यानी कि लार बनाने वाली ग्रंथियां, सलाइवरी वाली ग्लैंड्स इसमें आती हैं। और इसके साथ साथ ही यकृत यानी कि लीवर भी इसी में आता है, और एक आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। तो ये सारे अंग हैं जो सहायक अंग का भाग है। और आहार नाल की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था उसके जो मुख्य अंग होते हैं वो। इसमें मैंने क्या बताया था? इसका पहला था बकल कैविटी, मुख गुहा, बकल कैविटी, और दूसरा मैंने बताया था इसका ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, और तीसरा बताया था भोजन नली यानी कि फूड पाइप, जिसको अपन ईसोफेगस भी कहते हैं। ये थे। उसके बाद में चौथा जो है वो आपका आमाशय यानी कि स्टोमक होता है। और पांचवा जो पार्ट आपका है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आगे हो गया। उसके बाद में अपना जो छठा नंबर पे आएगा आपका, वो आपका बड़ी आंत, ये वाला पार्ट होता है, हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लास्ट में एनस यानी कि गुदा। जहां से मल निकालते हैं उसको एनस कहते हैं, गुदा कहते हैं। तो बेटा ये चीजें थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। ठीक है, तो इसको पढ़ रहे थे तो यहां पर हम लोगों ने दांत के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जीभ पढ़ेंगे, लार ग्रंथियां, फिर लीवर, फिर अग्नाशय पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं जीभ के बारे में। जीभ देख लीजिए, ये आपकी जीभ है, टंग है, ये टंग है आपकी। ठीक है, ये टंग है। तो टंग में आप देखोगे ये जो जीभ बाहर निकली हुई है, तो ये स्वीट यानी कि मीठा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला जो पार्ट है ये मीठा है। जीभ का आगे वाला हिस्सा मीठा स्वाद चखता है, और साइड में, मीठे के जस्ट पीछे साइड में ये बेटा और नमकीन होता है। दोनों साइड में, ये भी और ये भी, दोनों नमकीन है। ये सॉल्टी नमकीन स्वाद चखते हैं। उसके बाद में पीछे आपका शोर है खट्टा, ये खट्टा, और ये भी खट्टा होगा, ये बिटर यानी कि कड़वा, ये कड़वा है। तो ये जीभ के स्वाद चखने वाली जगह है। आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। जीभ पर लगभग
लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी बेटा? लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्वाद चखती हैं। तो ये हो गई। अगला पॉइंट, बच्चे बुजुर्ग व महिलाओं में स्वाद कलिकाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्या होगा इसका कि वयस्कों में, हम जैसे हैं जो लड़के जवान होते हैं उसमें वयस्कों में निष्क्रिय स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो बेटा ध्यान रखोगे, ठीक है। यहां से कह सकते हैं अराउंड 10,000 टेस्ट बर्ड्स फाउंड ऑन टंग, याद रखोगे। उसके बाद में मोर एक्टिव टेस्ट बर्ड्स present in kids, female and aged person। याद रखोगे, इसलिए कह सकते हैं कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं चटोकड़ी होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैं, जिसकी उम्र करीब 18 साल से ज्यादा है, 20, 21, 22 साल के आसपास कोई लड़का हो, तो लड़का उसको आइसक्रीम खाएगा तो उसको मुश्किल से 1-2 फ्लेवर ऑरेंज खा लेगा और जो खिलाओ खा लेगा, लेकिन ऐसा डिजायर उसकी नहीं होती, डिमांड नहीं करता कि उसको कोई स्पेशल चाहिए। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में 5, 7, 8, 10 फ्लेवर अलग अलग वो बता सकती हैं आइसक्रीम के, चॉकलेट के, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा बढ़िया कौन सा बढ़िया नहीं है। क्योंकि हम इसलिए नहीं बता पाते कि हमें आइसक्रीम खाने में वही स्वाद आता है जो हमको नॉर्मल किसी भी खाने में आ सकता है। कि मैं कहूं तो कोई भी आइसक्रीम खाइए, लड़कों को स्वाद सेम आता है, इसलिए वो खास डिमांड उनकी होती नहीं है आइसक्रीम को लेके। इसलिए कह सकते हैं कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं चटोकड़ी होती हैं। कह सकते हैं, बुरा मानने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि उस पर जो स्वाद कलिकाएं हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट देखिए, लेस एक्टिव टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन एडल्ट्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो कुछ बातें हैं आपने जो यहां से लिख ली है, जो स्वाद कलिकाएं हैं उनको लेकर आगे चलते हैं। मेन इसमें क्या है बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मेन इसमें क्या है, मेन है कि लगभग कितनी, लगभग 10,000, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे, लगभग साथ में याद रखोगे। उसके बाद में वयस्कों में कैसी होती है, थोड़ा निष्क्रिय होती हैं, याद रखोगे। और याद रखोगे, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं में स्वाद कलिकाएं थोड़ी सी ज्यादा सक्रिय होती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के हैं, और इसका जो आपको टेस्ट है थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे। तो बेटा ये बात थी जीव के बारे में, और आपको ये भी ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट चलते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है। देखिए,
कान है, तो बेटा ध्यान रखोगे ये मुख है इसका, मुख गुहा, तो एक इस कान के नीचे, और देखोगे एक इस कान के नीचे, एक इस कान के नीचे, दो जबड़े के नीचे 4, और 2 जीभ के नीचे 6, टोटल कितनी बेटा 6। तो यहां से अगर मैं साइड से दिखाऊंगा तो दोनों तो दिखाई नहीं देंगे आपको, साइड से थोड़ा आपको गेस करना पड़ेगा। ये लीजिए कितनी है बेटा ये टोटल, एक, 2, 3, तीन जोड़ी स्वाद सॉरी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी, 3 पेयर। अच्छा अब आपको ध्यान देना है कि जो कान के नीचे है ये वाली इसे बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड बोलते हैं इसको। और जो जीभ के नीचे है इसे बोलते हैं सबलिंगुअल। लार ग्रंथियां, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और ये बेटा कह सकते हैं जीभ के नीचे, ठीक है। और ये वाला है जो ये इसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर। यानी कि हिंदी इंग्लिश सेम है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बेटा जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे। तो ये भी 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं, और ये भी 2 होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव में ये आपका क्या बेटा लार ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, अभी इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। मानव में 3 जोड़ी, इनकी टोटल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी है। तो 3 pairs of salivary glands, उनकी टोटल 6 फाउंड इन ह्यूमन जिंक्स, ठीक है, ओके। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके नाम है, टोटल ये 6 होती है, 3 जोड़ी होती है। अब आगे चलते हैं बेटा, देखो आपने जी पढ़ ली, अब बात ये भी पढ़ लिया आपने, ठीक है। आगे चलते लीवर। अब लीवर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्या बनने वाले, देखो यकृत, लीवर, देखो मेडिकल टर्म में लीवर को बोलते हैं हिपेट। क्या बोलते हैं बेटा, हिपेट, हिपेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जैसे कि मैं कहूं ये तो बात है किसकी, लीवर की, और मैं बोलूं कि स्टडी, उसको बोलते हैं लॉजी, यानी कि अध्ययन बोलते हैं इसको, सॉरी हाँ।
लो जी, स्टडी को, अध्ययन को कहते हैं। लो जी, और कहीं आपके मेडिकल टर्म में अगर आइटिस आ जाता है, ITIS, आइटिस आपको देखने को मिल जाता है, तो आइटिस मीन्स होता है सूजन, यानी कि स्वेलिंग, स्वेलिंग होती है। देखिए, अगर तुमसे वो कहे कि हिपेटोलॉजी क्या होता है, तो बेटा देखो, हिपेटोलॉजी, इसके दो वर्ड हैं अगर देखा जाए तो जुड़े हुए, हिपेट प्लस लॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के अध्ययन को, यकृत का अध्ययन। वो हिपेटोलॉजी होता है। तुमसे बोले कि फिर हिपेटाइटिस क्या है, तो वही आप देखोगे, ये भी दो वर्डों से मिला होता है, हिपेटाइटिस भी। देखो, हिपेट माने लीवर, आइटिस माने सूजन, तो यकृत पर सूजन, स्वेलिंग ऑन लीवर, ये आपका यकृत पे सूजन है। तो कुछ बातें आपको यहां पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है लीवर को लेके। अब आगे चलते हैं। देखो, आपकी बॉडी में आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप कहोगे त्वचा, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। स्किन, बेटा लीवर नहीं है अगर तुमसे बोले। सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा अंग, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी पूछे तो आपको लीवर बोलना है, यानी कि यकृत बोलना है, ठीक है बेटा। उसके बाद में देखो, त्वचा बाहरी है और लीवर आंतरिक है, अंदर पाया जाता है। तो पूरी बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ा आपका स्किन है, लेकिन बाहर की बात ना करके अंदर की बात करें केवल, तो तुमसे बोले आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप त्वचा नहीं करोगे, स्किन नहीं करोगे, आप लीवर करोगे, ठीक है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तब आप बोलोगे लीवर, यानी कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, अब तुम उसको लीवर कर दोगे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखोगे। यहीं से बोलोगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ग्रंथि बोल पूछे आपसे तो लार्जेस्ट ग्लैंड बोले तो तुम लीवर करोगे, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा बोले कि सबसे बड़ी ब्रोइसावी ग्रंथि कौन सी है, बैसरावी, यानी कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये पूछे तब भी तुम क्या करोगे,
लीवर करोगे। अब भाई शराबी क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, अपन जैसे टॉपिक पढ़ेंगे ग्लैंड्स तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आगे देखिए, उसके बाद बोले कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें है, किस अंग में है, तब भी आप लीवर करोगे। सर ये क्या होता है, ये भी देख लीजिए क्या होता है बेटा। हाइएट रीजनरेशन पावर या कैपेसिटी, यही बात है, कैपेसिटी। तो आप लीवर बोलोगे। ये क्या समझो, जैसे कि अगर छपकली की पूंछ कट जाती है तो छपकली की पूंछ कुछ समय बाद में, 1 2 4 5 दिन बाद में वापस आ जाती है। ठीक वैसे ही अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव बन जाए, कट लग जाए, तो कुछ दिन बाद में वो घाव भर जाता है और आप दोबारा से पहले जैसे हो जाते हो। तो ये घाव का भरना या किसी अंग का वापस आना, ये क्षमता कहलाती है पुनरुद्भवन की क्षमता, की रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है हमारी बॉडी में कौन सा अंग है जो डैमेज होने के बाद भी दोबारा से बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, तो आपका लीवर है। सबसे कम पूछे ऐसी क्षमता तो आप ब्रेन कहोगे, मस्तिष्क बोलोगे, कैपेसिटी बोलो, पावर बोल लीजिए, ठीक रहेगा, रीजनरेशन पावर। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, याद रखो लीवर। उसके बाद में सबसे कम पूछे पुनरुद्भवन की क्षमता, क्षमता है शक्ति, शक्ति क्षमता के बाद तो आप क्या करोगे, अब ब्रेन कहोगे, मस्तिष्क कहोगे। ठीक है, तो कह सकते हैं लोएस्ट रीजनरेशन पावर, तब आप उसको ब्रेन कहोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और देख लीजिए। बोले कि रसायनशाला रसायनशाला किसे कहते हैं, यकृत को ही कहते हैं। इट मींस कि केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री किसे बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में तुमसे पूछेगा कि यूरिया कहां बनता है, तो बोलोगे यूरिया का निर्माण कहां होता है बेटा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, यकृत में होता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया कहां पे बेटा, इन लीवर, याद रखोगे। उसके बाद आगे चलते हैं। और लीवर क्या करता है, यकृत पित्तरस का निर्माण करता है बेटा। यूरिया का भी निर्माण किया और पित्तरस का भी किया, इसका काम बताएंगे आपको आगे। तो बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये डायग्राम देख लीजिए। जब हम लोग खाना खाते हैं, यहां से खाना मुंह में जाता है, यहाँ पे दांतों के द्वारा चबा के और जीभ के द्वारा उसको पूरा घुमा के लार मिल जाती है और उसको हम लोग लुगदी को निगल लेते हैं। ठीक है, निगल लिया, अब वो लुगदी धीरे धीरे आपके अंदर जाती है और यहाँ पहुंच जाती है अमाशय में। यहाँ पर उस खाने में से पोषक तत्वों का पाचन होता है, कुछ हद तक होता है,
कुछ पचने के बाद में ये लुगदी फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो ये आप जो देख पा रहे हो ये आपका लीवर है, ये लीवर है। और लीवर में ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय मैंने लास्ट टाइम बता भी दिया था, लिख भी दिया था, पित्ताशय कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो बेटा क्या होता है, इस लीवर के द्वारा पित्तरस बाइल जूस बनाया जाता है और बनाने के बाद में इस पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में उस पित्तरस को इकट्ठा कर दिया जाता है। जब ये भोजन यहाँ पचने के बाद आगे पहुंचता है, इस जगह पहुंचता है, इस जगह पहुंचता है, तो इस पित्ताशय द्वारा पित्तरस को इस भोजन पर मिला दिया जाता है। यहाँ पे एक पाइप होता है, इस पाइप के माध्यम से। तब वो ध्यान रखना है कि जो पित्तरस होता है, जो बाइल जूस होता है, वो पाचन में थोड़ा सा मदद करता है। आगे चलो, पाचन में हेल्प करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पित्तरस पाचन में हेल्प तो करता है, लेकिन पित्तरस भोजन को पचाता नहीं है। सर ये क्या बात हुई, हेल्प करता है, बिल्कुल हाँ, मदद तो करेगा, पचने में मदद करेगा, लेकिन वो खुद नहीं पचाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पित्तरस के अंदर भोजन को पचाने के लिए ऐसा कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है, और भोजन को पचाने वाले होते एंजाइम। तो ये कह सकते हैं कि पित्तरस में कोई भी एंजाइम जो कि भोजन पचाता है वो पाया नहीं जाता है। तो मैं कह सकता हूं पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। Any kind of digestive enzyme do not present in by जूस नहीं मिलता है। और एक छोटी सी लाइन है कि हमारे शरीर में यकृत कहाँ होता है बेटा, यह इस जगह होता है, इस जगह यहाँ पे, यानी कि दाएं साइड होता है, राइट साइड में। दाएं तरफ पाया जाता है। लीवर लोकेटेड इन राइट साइड, इन बॉडी। तो ये बेटा कुछ लीवर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, क्या क्या देख लीजिए। पहला पॉइंट है, एक कुछ इसकी शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है। लीवर को हिपेट बोलते हैं, अध्ययन को स्टडीलॉजी बोलते हैं, आइटिस सूजन बोलते हैं, हिपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटाइटिस यकृत पर सूजन। उसके बाद में देख लीजिए बड़ा अंग कौन सा होता है, स्किन है। दूसरा की बात करता है तो लीवर होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग बोले तो लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड बोले तो भी लीवर है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी लीवर होती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक रिजनरेशन पावर कहाँ है, लीवर में होता है। सबसे कम होता है वो मस्तिष्क में होता है। रसायनशाला लीवर को कहते हैं। यूरिया का निर्माण भी लीवर में ही होता है। उसके बाद में बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। ओके, पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी बॉडी में यकृत दाईं तरफ पाया जाता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जाता है करता है और पित्ताशय पित्तरस को एकत्रित या इकट्ठा करता है। एक ही बात है बेटा, पित्तरस को एकत्रित करता है। ध्यान रखोगे। एंड बाइल जूस कलेक्टेड बाय गॉल ब्लैडर। ये लीजिए, ये बेटा कुछ लीवर से संबंधित पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए बेटा, अब आगे क्या है, आगे अपने यहां तक पढ़ चुके हैं।
अब बात आती है किसकी, अग्नाशय की, पेनक्रियाज की। चलिए पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। लीजिए सबसे पहला पॉइंट है, कहां है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बाईं तरफ होता है। हाँ बेटा इधर, यहाँ लीवर होता है, यहाँ होता है आपका अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज लोकेटेड इन लेफ्ट साइड इन बॉडी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे शेप पूछे तो शेप में आप सी शेप बोले ना, ये दे सकता है, नहीं तो पत्ती आकार का, पत्ती आकार का, ये ध्यान रखो, यानी कि लीफ शेप। तो सी शेप बोल दे या लीफ शेप बोले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आगे। उसके बाद में बेटा आपको ध्यान रखना है, और आंतरिक अंगों की बात की जाए, अंदर के अंगों की बात की जाए, तो सबसे बड़ा कौन था, आपका लीवर था, ये कहेंगे सेकंड लार्जेस्ट, इंटरनल लार्जेस्ट अंग, ऑर्गन, वो आपका पेनक्रियाज है लीवर के बाद में। तो कह सकता हूं दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग अग्नाशय है। फर्स्ट पे तो आपका लीवर ही। अगर पूरी बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में सबसे बड़ा स्किन है, सेकंड आपका लीवर है, थर्ड आपका पेनक्रियाज है। शरीर का तीसरा सबसे बड़ा अंग अग्नाशय, थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी पेनक्रियाज बेटा। ये हुआ। आगे चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और भी हैं, ध्यान रखने हैं। अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस बनाया जाता है। सबको ध्यान रखना है कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। अब बात देखनी है कि देखो अग्नाशय रस बनाया जाता है और निकाला भी जाता है, तो कह सकते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ठीक, ध्यान रखो, दोनों चीजें, बनाना भी और निकालना भी। आगे देखिए, साथ में लिख देता हूं, अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस निकाला जाता है, निकाला भी जाता है। तो कह सकता हूं कि पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। याद रखोगे। अब हाँ तुमसे पूछेगा कि जो आपका अग्नाशय रस है, इसका संगठन क्या होता है, यानी कि कंपोजिशन
पैनक्रियाटिक जूस, ये तुमसे पूछे इसका संगठन क्या है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, इसमें लिखेंगे कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए, तो बेटा अब तक आपने जो पढ़ा, ये आपने ऑर्गन्स पढ़ लिए थे सारे के सारे, इनकी सहायक अंग में आप जो बन सकते थे, यानी कि आपने दांत पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ ली, लीवर पढ़ लिया और पेनक्रियाज। इनको पढ़ने के बाद में अब हम चलेंगे कहाँ पे, आहार नाल पे, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पर चलेंगे और इसकी चर्चा करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।